हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपके साथ W.B. Yeats की पोएम द सेकंड कमिंग। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ओके। साथ ही साथ हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस एंड टिपिकल वर्ड्स जो भी होंगे उनके मीनिंग भी हम समझने वाले हैं। तो एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टडी आपको मिलेगी। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ में पूरे वीडियो को वॉच करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि हर एक पोएम में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि पोएम का बेस क्या है, पोइट ने किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर इस पोएम को लिखा है ना। तो इस पोएम के बारे में हम कहेंगे कि दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट एटमॉस्फेयर। कब का? पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, ओके। वो एटमॉस्फेयर जो कि डिसइल्यूजनमेंट का था, अनसर्टेनिटी का था। तो W.B. Yeats ने किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया है हमारे सामने, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द को समझते हैं। सिर्फ आपका टाइम चाहिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और ये पूरी की पूरे पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक शब्द जो आपको लग रहा है ना कि अरे यार ये क्या है, उसका मीनिंग आपको नीचे दिख जाएगा। जायर आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद ना मालूम हो। इसका मतलब होता है ए स्पायरल और सर्कुलर मोशन ऑफन रिप्रेजेंटिंग साइकिल ऑफ हिस्ट्री। साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। मीन्स रिपीटेशन भी कह सकते हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं जो चीज़ पहले हो चुकी है वो दोबारा से होना। यानी अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक बेबी है जिसने जन्म लिया, ओके, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर वो कॉलेज गया, एक यंग मैन बन गया, ओके। आफ्टर दैट ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन हो जाने के बाद में डेथ हो जाती है, और फिर दोबारा से बर्थ हो जाता है, वो एक बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ इसको, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बेबी, यहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई, यानी यहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ। हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एक बेबी के रूप में, है ना। फिर यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं, डेथ हो जाती है, देन अगेन बर्थ होता है, फिर से एक और नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये क्या है? ये एक साइकिल है ना, लाइफ की साइकिल है, इस तरह से चलती है। तो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? वो बात कर रहा है किस चीज़ की? एक बर्ड की, जो कि फाल्कन है, जिसे बाज बोलते हैं हिंदी में, है ना। बाज सुना होगा आपने, बिल्कुल सही बात है, इसे कहते हैं बाज। एक बर्ड जो कि दूसरों को अपना शिकार बनाता है। जैसे कोई भी, बाज के बारे में तो ये चीज़ फेमस है कि कहीं भी कुछ मरा हुआ अगर पड़ा है ना, तो बाज तुरंत से जाकर उसके ऊपर झपट्टा मार देता है, हाँ, अपना शिकार जो है वो तुरंत से कर लेता है। तो ये कह रहा है कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, कि अभी वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ है, और अगर सीन देखें ना हम, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, है ना, और बाज जो है उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोई एक है जो कंट्रोल करने वाला है, जिसको फाल्कोनर कहते हैं। यानी ए पर्सन हु ट्रेन्स एंड हंट्स विद फाल्कन, यानी एक ऐसा ट्रेनर, एक ऐसा इंसान जो जो भी बाज हैं उनको कंट्रोल करता है। आज वो बाज उसकी भी नहीं सुन रहे, यानी वो क्या कर रहे हैं? वो बाज वो घूम रहे हैं चारों तरफ, यानी घेरा जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है। मान लो वो इस तरीके से ना उड़ रहे हैं, इस तरीके से नीचे लाशों का ढेर पड़ा है और इस तरीके से उड़ रहे हैं वो, तो वो क्या है? वो जो घेरा है ना बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यहाँ कहीं पर वो फाल्कोनर बैठा है, जो कंट्रोल करने वाला है वो बैठा है, यहाँ बैठा है। अब उड़ने वाला वो जो बाज है ना, वो कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है, यानी ऐसे ऐसे टर्निंग लेता हुआ उड़ता जा रहा है और दूर जा रहा है। अब इसके संपर्क से ये दूर हो गया, यानी उड़ता जा रहा है और अब संपर्क से दूर है वो, ठीक है, समझ गए आप। यानी टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। एक बाज है जो कि चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अब वो इतना दूर हो गया है कि एक फाल्कनर को नहीं सुन पा रहा है। अब इसी बात को थोड़े दूसरे तरीके से समझिए कि यहाँ W.B. Yeats जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इसे थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से भी समझिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक गॉड जो पूरी की पूरी क्रिएशन को कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी जिसने हमारे लिए नियम बनाए हैं समाज को अच्छे से चलाने के लिए। इंसान क्या है? उस पावर से,
धीरे 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 दूर होता जा रहा है, धीरे 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 दूर होता जा रहा है, उसके कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। यानी अब वो उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को नहीं मान रहा है और कहीं ना कहीं भटक रहा है, यानी दूर जाता जा रहा है। सोचो आप, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अभी ख़त्म हुआ है तो लोगों की क्या कंडीशन होगी, है ना। इस समय कोई भी किसी के ऊपर शासन नहीं कर रहा, यानी कैसा टाइम चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है जब किसी का शासन नहीं है, बल्कि सब अपनी मनमर्जी के मालिक हो रखे हैं। तो ये जो 2 लाइन है, इनका एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। अब कर लेते पोएटिक डिवाइसेस, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो पोएटिक डिवाइस के अंदर आ गया हमारा सिम्बोलिज्म वाला। सिम्बोलिज्म में क्या है, देखो सिम्बोलिज्म जो है उसमें ये जो हमने बाज और जो बाज को कंट्रोल करने वाला है, इसको अगर हम सिंबलाइज करें, या पोइट जो है यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है, तो बताना चाह रहा है ऑर्डर और कंट्रोल के बारे में। कि जो यहाँ पे फाल्कन है ना, जो बाज है, वो उड़ रहा है अब किसकी रेंज से बाहर, जो उसे कंट्रोल करने वाला है उसकी रेंज से बाहर उड़ रहा है। यानी लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, वो अब किसी की नहीं मानते, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं यहाँ इमेजरी, बिकॉज एक इमेज जो है वो निकल कर सामने आते हैं जब बात करते हैं फाल्कन की, कि द इमेज ऑफ ए फाल्कन इज ए वाइडनिंग जायर क्रिएट्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैओस एंड लॉस ऑफ डायरेक्शन। कि अब उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, उसे कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, यानी हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई बचा नहीं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में लोग जो हैं वो एस्ट्रे हो रहे हैं, इधर से उधर मिसगाइडेड हो रहे हैं, मिसलीड हो रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, एक इमेज जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ इन 2 लाइन्स पे आपको पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ फाल्कन जो है ना, द फाल्कन्स इनएबिलिटी टू हियर इट्स ओन मास्टर डिस्टर्ब्स द नेचुरल ऑर्डर। तो विरोधाभास है ना, कि फाल्कन को अब वो सुन तो सकता है, लेकिन इतना दूर निकल गया अपने मास्टर की रेंज से कि अब वो सुन नहीं पा रहा है, कंट्रोल से बाहर चला गया। आगे चलें, ये जो नेक्स्ट लाइन है इसके एक्सप्लेन करते हैं, इसकी पोएटिक डिवाइस करते हैं। चलिए, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यानी अब है ना चीज़ें अलग होने लगी हैं, यानी लोग कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म ही हुआ है, और लोगों का जो शासन करते थे, जो उन्होंने रूल्स बना रखे थे, जो अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल करके चल रहे थे, वो अब है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। सेंटर कैन नॉट होल्ड, अब कोई सेंटर नहीं रहा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, कंट्रोल से बाहर चली गई हैं चीज़। इस तरीके से घूमते 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 बहुत दूर चली गई हैं, लिमिट से बाहर चली गई हैं। तो यहाँ ना एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो लाइन पहले लिखनी चाहिए थी वो लिखी है बाद में, जो बाद में लिखनी चाहिए थी वो लिखी है पहले। ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसे कहते हैं कियास्मस। ओके, द रिवर्सल ऑफ वर्ड फॉल अपार्ट एंड सेंटर कैन नॉट होल्ड क्रिएट्स बैलेंस एंड टेंशन, हियर इज कियास्मस आप कह सकते हो। यानी अब लोगों का कंट्रोल खत्म हो गया, और ये यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना वो अब टेंशन की है, बैलेंस जो है वो नहीं बचा है। सेकेंड, हियर इज मेटाफर, बिकॉज सेंटर ना रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबिलिटी को एंड सोसाइटल कोहेंसन को। यानी पहले कुछ तो समाज के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बंधन में थे, कुछ तो ढंग से चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, सेंटर को तो होल्ड करने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये एज ए मेटाफर यूज़ किया है पोइट ने कि सेंटर को होल्ड करने वाला कोई नहीं रहा, मालिक कोई रहा ही नहीं। एक बात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ में रहता है, और माँ बाप के साथ में रहते हुए वो अपनी मनमर्जियाँ भी करता है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में रहता है, बिकॉज उसे संभालने वाले उसके पेरेंट्स उसके सर पे हैं। लेकिन भगवान ना करे कल को अगर किसी के मम्मी और पापा दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो है ना, उस बच्चे के लिए तो एक पावर जो है वो चली जाती है, जो उसे कंट्रोल भी कर रही थी, जो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। तो यहाँ वो यही कहना चाह रहे हैं हमसे W.B. येट्स। इस तरीके से हमारी ये लाइन जो है कंप्लीट होती है। अब अपन आगे मूव करते हैं, जो अपनी पोएम की नेक्स्ट जो लाइन है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए, मेयर एनार्की। अब देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, वही चीज़ आगे आ गई है। क्या कह रहे हैं कि मेयर एनार्की, एनार्की बोल सकते हैं आप इसको, यहाँ आर साइलेंट भी होता है, इसको एनार्की की जगह आर को साइलेंट करके एनार्की भी बोलते हैं। एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ड। तो प्रोनाउंसिएशन का है ना अलग अलग तरीका होता है, इसमें आर को साइलेंट किया जाता है यूजुअली, लेकिन अगर
आप इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं नारकी तो वो भी गलत नहीं है। मेन वैसे एनाकी होता है ये। एनाकी इज ल्यूज्ड अपॉन द वर्ड। एनाकी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा एरिया जो डिसऑर्डर में है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कोई मालिक नहीं है जिसका, अराजकता बोलते हैं जिसको, यानी कोई भी नहीं है वहाँ रूल करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो संसार जो है ना वो कैसा हो गया है, अब उसके अंदर फैल गया है क्या, अराजकता, यानी कोई नहीं है शासन करने वाला। द ब्लड डिम्ड टाइड, इट इज़ ए फ्रीज, ये बताना चाह रहा है चारों तरफ खून खराबा हो रखा है, इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज राउंड, यानी मासूमियत जो है ना वो तो ख़त्म सी हो गई है और चारों तरफ खून खराबा फैल गया है। ये बात बताना चाह रहे हैं कि एनार्की कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर एंड वायलेंस इज स्प्रेडिंग ग्लोबली, है ना, चारों तरफ फैल गया। और ये जो ब्लड डिम्ड टाइड है ना, ये इंडिकेट करता है वाइड स्प्रेड ब्लड शेड, है ना, डिस्ट्रैक्शन, तबाही, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं अपने इसकी पोएटिक डिवाइस। देखिए हर वर्ड मिलेगा आपको, है ना, जो भी आपको टफ लगेगा ना वो यहाँ पर मिलेगा। इसकी पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं? फर्स्ट द विजुअल इमेजरी। जब हम बात करते हैं ब्लड डिम टाइड की तो हमारे सामने एक इमेज जो है वो बनती है वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की, है ना। नेक्स्ट है सिंबलिज्म, यहाँ पर यूज हुआ बिकॉज सेरेमनी ऑफ इनोसेंस या प्योरिटी और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी और ऑर्डर को। एंजाबमेंट भी, एंजाबमेंट इस पोएम के अंदर और भी जगह आया है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एंजाबमेंट का मतलब होता है कि लाइन जो है फ्लो करती है आगे की साइड और रुकती नहीं है, तो एंजाबमेंट यहाँ पर आया है। देखिए एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज राउंड, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, है ना, ये आगे भी आएगा। तो पोएम के अंदर जहाँ भी एंजाबमेंट है वहाँ हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, आपने नोटिस करना है। जैसे नेक्स्ट लाइन में भी आपको देखने को मिलेगी और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम यहाँ पर भी इसमें एंजाबमेंट है। ओके, तो यहाँ तक हमारी लाइन्स कंप्लीट हो गई। आगे मूव करते हैं। द बेस्ट लैक all conviction, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Here is also enjambment, है ना. Okay, the best lack all conviction. Conviction means firm belief or opinion you can say, and passionate intensity means strong and intense emotion. ये कहना चाह रहे हैं कि दृढ़ विश्वास जो होता है ना उसकी तो कमी हो रही है, जबकि बुरे लोग जो है ना, जबकि सबसे जो बुरे लोग हैं उनके अंदर पेशेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेस्ट लोग जो हैं उनकी तो कमी होती जा रही है, इस तरह से समझिए आप। अच्छे जो लोग हैं उनकी तो कमी होती जा रही है और बुराई से ये दुनिया बढ़ती जा रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी इसमें से निकल कर आती है। एंटीथेसिस आ ही गया, क्योंकि देखो बेस्ट एंड वर्स्ट इन सेम लाइन के अंदर दो चीज़ें हैं जो एकदम अपोजिट हैं और हमारे सामने क्लियर करना चाह रही हैं। क्या कि द कंट्रास्ट बिटवीन द बेस्ट वो लैक कन्विक्शन, जो बेस्ट हैं उनके अंदर से तो कन्विक्शन खत्म होती जा रही है, उनके अंदर तो दृढ़ विश्वास जो है वो खत्म होता जा रहा है। एंड द वर्स्ट, और जो बुरे हैं हु आर इंटेंसली पैशनेट, वो भरते जा रहे हैं भावनाओं से, यानी बुरे लोग जो हैं वो आ रहे हैं निकल के सामने। द मोरल जो है इम्बैलेंस का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड इज आयरनी। आयरनी भी आप कह सकते हैं, बिकॉज द बेस्ट लैक कन्विक्शन डिस्पाइट देयर वर्च्यूज। ओके, कि जिनके अंदर गुण हैं, गुण होते हुए भी उनके अंदर विश्वास की कमी होती जा रही है। तो ये एक तरह से आयरनी ही है, विडंबना ही है, क्योंकि जो बेस्ट हैं, जो समाज को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं बचा, वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सोचने लगे हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ इसे। वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ है अभी, और जो सिचुएशन है हमारे सोसाइटी की WBEDS उसे बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे समाज में वो लोग जो अच्छे हैं वो आज विश्वास से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, उनका विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, जबकि बुराई जो है वो उभर कर सामने आ रही है। ओके, आगे मूव करें। देखिए, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand, the second coming। ओके, हमारी पोएम का मेन जो हेडिंग है, हमारी पोएम जिस पे बेस्ड है वो है ये, यानी गहराई, डेप्थ जो है वो ये है, द सेकंड कमिंग। व्हाट इज़ द सेकंड कमिंग? यहाँ है क्या? एक्चुअली सेकंड कमिंग जो है ना वो ये है कि क्राइस्ट जो है वो धरती पर वापस आएंगे। जैसे कि अपन लोग कई बार कहते नहीं हैं कि भगवान धरती पर अवतार लेंगे, कल की अवतार आएगा,
हाँ, कलयुग में कल की अवतार होगा। इट मीन्स जब बुराई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में धरती पे जन्म लेते हैं। अब मुझे नहीं पता है, अब आप कमेंट करके मुझे ये चीज़ बोलने लग जाओगे कि मैम सच में कल की अवतार होगा। भाई मुझे नहीं मालूम है, देखो पहले बता रही हूँ। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, यूजुअली ऐसा सुनते हैं अपन लोग। तो यहाँ सेकेंड कमिंग ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हो गई हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, इतनी ज़्यादा यहाँ अराजकता फैल गई है, चारों तरफ खून खराबा देखने को मिल रहा है, लोग बुराई पर उतर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्राइस्ट जो है धरती पर फिर से जन्म लेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए श्योरली, इट मीन्स श्योर हैं वो, कॉन्फिडेंट है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, कि जरूर कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है, कुछ सामने आने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग हमारे सामने आएगा। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, हो सकता है जल्दी ही सेकंड कमिंग हो। इट मीन्स दोबारा से क्राइस्ट धरती पर जन्म लें, क्योंकि क्राइस्ट जो हैं वो दुनिया में अब नहीं थे। वो ये कह रहे हैं वो फिर से हो सकता है धरती पर जन्म ले, और जब सेकंड कमिंग होगा इसका मतलब वापस से धरती जो है वो कैसी हो जाएगी, सुखी समृद्ध शांति से भरी हुई। देखिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ना एक ये जो पोएटिक डिवाइस है ना बड़ी प्यारी है, इसके अंदर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एनाफोरा आपने सुना ही है और एपिफोरा आपने सुना है। एनाफोरा के अंदर तो क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसका रिपीटेशन, इस लाइन में भी है फर्स्ट वर्ड का रिपीटेशन इसमें, यानी श्योरली श्योरली, लेकिन साथ के साथ अगर लास्ट वर्ड भी रिपीट हो रहा है, हैंड हैंड हो रहा है ना, तो वो होता है एपिफोरा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इन लाइंस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत प्यारी सी नई सी पोएटिक डिवाइस आपके सामने आई है। सेकंड वन एल्यूजन है। एल्यूजन जो है वो ये है कि कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। हाँ, सेकंड कमिंग यूज हुआ ना, द सेकंड कमिंग, इसका मतलब क्या है, एल्यूड्स टू क्रिश्चियंस लोगों के मिथ्स की बात हो रही है, क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है। ये हो रहा है कि क्राइस्ट जो है वो फिर से लौटेंगे, फिर से वापस आएंगे। नेक्स्ट है हमारा द सेकंड कमिंग। ओके, तो ये यहाँ एक्सक्लेमेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि द सेकंड कमिंग के बाद में एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, अर्जेंसी की बात हो रही है, ये डिक्लेयर करने की बात हो रही है कि हाँ कुछ ऐसा होगा। ओके, और बिब्लिकल एल्यूजन आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, रेफर कर रही है ये चीज़। तो यहाँ दो पोएटिक डिवाइस आप लिख सकते हैं सिर्फ इतने से में, द सेकंड कमिंग में। आगे चलते हैं। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, okay, hardly are those words out when a vast image out of spiritus mundi। अब ये स्प्रिटस मुंडी क्या है, एक नई चीज़ है, पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। स्प्रिटस मुंडी का मतलब होता है वर्ड स्प्रिट। इट एक्चुअली ना दिस इज़ अ लेटिन टर्म, दिस स्प्रिटस मुंडी इज़ ए लेटिन टर्म, इट मीन्स वर्ड स्प्रिट। एक तरह से ये समझ लीजिए कोई म्यूज़ है, ये मान लीजिए जो राइटर्स को ना लिखने के लिए प्रेरित करती है, या ये लिखने के लिए समझ देती है, वर्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए, आगे की सोचने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। क्योंकि डब्ल्यू बी ईट्स को भी तो आप देखो ना, वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी ख़त्म हुआ है और वो आगे की बात करें कि द सेकंड कमिंग। तो ये कहीं स्प्रिटस मुंडी तो नहीं है जो उन्हें ये चीज़ दिखा रही है, उन्हें ये शब्द जो है वो बता रही है, उनको ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रही है, क्या ये वो तो नहीं है स्प्रिटस मुंडी। एक तरह से कोई म्यूज़, कोई देवी समझ लो, कोई आत्मा समझ लो, कोई अलौकिक शक्ति समझ लो, जो उस कवि को ये चीज़ कहना चाह रही है कि हाँ आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ट्रबल्स माई साइट, इट मीन्स मेरी जो साइट है, जो मेरी नज़र है, जो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है बार बार। कि कहीं स्प्रिटस मुंडी ने तो ये चीज़ नहीं बताई है पोइट को कि द सेकंड कमिंग, इस चीज़ को दोहराते हुए वो कहते हैं कि द सेकंड कमिंग यानी दूसरा आगमन होने वाला है, यानी क्राइस्ट जो है वो फिर से आने वाले हैं। हम देख लेते हैं पोइटिक डिवाइस यहाँ पर क्या है, देखिए सिजोरा द पॉज आफ्टर आउट, आउट के बाद में जो पॉज है, क्योंकि हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, हेयर इज पॉज, यहाँ पॉज आता है, ये ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, मेकिंग अ सडन शिफ्ट टू द विजनरी एक्सपीरियंस। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कि जो भी शब्द, शायद जो भी शब्द बाहर आते हैं, जो भी शब्द पोइट ने जो भी यहाँ पर लिखा, यहाँ थोड़ा सा रुका, मतलब कुछ भी नहीं यूज़ किया उसने, कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा, कुछ नहीं यूज़ किया। उसके बाद वैन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्प्रिटस मुंडी, कि जैसे ही एक बहुत ही बड़ी, एक विशाल सी छवि जो है वो सामने है स्प्रिटस मुंडे की। ट्रबल्स माई साइट, यानी मेरी जो नज़र जो है ना वो मुझे परेशान कर जाती है, कि राइटर को ना, कवि को कुछ दिख रहा है,
कि भविष्य में कुछ आएगा। वो तो क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं कि क्राइस्ट आएगा, लेकिन उसे कुछ और ही दिखता है। उसकी बात अब आगे होगी, वो देखना आप। तो यहाँ एक ठहराव आया जिसे कहते हैं थोड़ा सा रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, और वो ऐसा रुकना कि बाद में एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो है वो आपके सामने आए, और फिर वो विजनरी एक्सपीरियंस पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद एल्यूजन भी है, बिकॉज प्रिटिस मुंडी यहाँ यूज़ किया है, रेफर्स टू द कलेक्टिव सोल ऑफ द वर्ल्ड, सजेस्टिंग ए यूनिवर्सल शेयर्ड विजन और आर्कटाइप। यानी कुछ ऐसा उसको दिखाई देता है जो कि क्या कह सकते हो आप कि एक एल्यूजन है। इमेजरी आई है क्योंकि वास्ट इमेज, बहुत बड़ी इमेज जो है उसकी आंखों के सामने आई है, तो ये एक तरह से रीडर का माइंड भी जो है प्रिपेयर कर देता है कि कुछ तो आने वाला है ना। तो इमेजरी भी है यहाँ पे। चलिए आगे शिफ्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या पोइट कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समवेयर इन सैंड्स, समवेयर कहीं पर, इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, कि हो सकता है कहीं डेजर्ट में, ए शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। जो उसको नज़र आया ना, वो बताना चाह रहा है कि क्राइस्ट तो नहीं है, वो कहीं हो सकता है दूर मुझे रेत में जैसे दिखाई दे रही है एक शेप, जिसमें बॉडी तो है लॉयन की, लेकिन हेड जो है ना, सर जो है ना, वो आदमी का है, इंसान का है। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो ख़त्म हुआ है, और वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म होने के बाद में चारों तरफ खून खराबा, बहुत बुराई, परेशानी, दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में पोइट सोच रहे थे कि शायद क्राइस्ट आएंगे, लेकिन उन्हें एकदम से आभास होता है कि कोई ऐसा आया जो दूर रेगिस्तान में, रेत में मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा क्रिएचर है जो बॉडी से तो शेर जैसा है, लेकिन उसका जो सर है वो इंसान जैसा है। वो क्राइस्ट तो नहीं हो सकता। एक गेज ब्लैंक एंड पीटीलेस एज द सन, कि उसकी जो गेज है ना वो ब्लैंक है, बिल्कुल एकदम शून्य, एकदम ज़ीरो की तरह। और वो कैसा है? निर्दयी है, दया नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा जैसा कि सूरज जब बहुत तेज चमकता है डेजर्ट में, यानी बहुत दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं, सिर्फ सूखी रेत है, ऊपर से सूरज चमक रहा है, तो सूरज को क्या बोला जाएगा? पीटीलेस ही तो बोला जाएगा ना, निर्दयी। तो ऐसा है, वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि निर्दयी हो। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज, अपनी जांघें लेकर, यानी धीमे धीमे चल रहा है। उसकी जांघें दिखाई दे रही हैं, चलते वक्त धीरे धीरे चल रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। इंडिग्नेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एंगर, कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रोध में भरा हुआ है, गुस्से में भरा हुआ है, और चारों तरफ जो है अब रेगिस्तान के अंदर पक्षियों की छाया दिखाई दे रही है। यानी उसके आते ही ऐसा लग रहा है जैसे हलचल मच गई, पक्षी जो है उड़ने लगे हैं इधर उधर, उसको देखकर, या समझिए उसकी आहट से। यानी कोई डैमन टाइप का, कोई बहुत ही खतरनाक जीव जो होता है, या क्रिएचर कह सकते हैं, कोई भी ऐसा जो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई पड़ा। क्राइस्ट नहीं था। सेकंड कमिंग कौन था? ये क्रिएचर था। चलिए देखते हैं हम पोएटिक डिवाइस में क्या लिखा है। हियर इज इमेजरी, आप कह सकते हो, क्योंकि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ना यहाँ पे बीस्ट का, वो यहाँ एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा जीव जो जानवर भी है और इंसान भी है। अब आप ना इसको इस तरह से तो रिलेट कर ही सकते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ है, अभी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो समाज के अंदर फैल गई हैं, दिक्कतें फैल गई हैं, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर अगर कोई सत्ता में आया तो वो दया से भरा हुआ कोई सभ्य इंसान तो है नहीं, क्योंकि पहले ही पोइट ने बता दिया कि जो अच्छे हैं, जो गुड वन है, उनके अंदर तो अब हिम्मत ही नहीं बची, उनके अंदर तो साहस ही नहीं बचा है, उनके अंदर तो विश्वास ही नहीं बचा है कि वो सत्ता संभालेंगे। जो बुरे लोग हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। तो कोई ऐसा बीस्ट जिसके अंदर बिल्कुल ही दया नहीं है, जो बिल्कुल दया नहीं करता किसी के ऊपर, वो कैसा है? वो दिखने में, चेहरे से तो लग रहा है कि वो इंसान है, बट शरीर उसका कैसा है? जानवर का, लॉयन का है। तो आप कह नहीं सकते कि वो एक अच्छा इंसान हो सकता है या अच्छा जीव हो सकता है। यहाँ पर सिमली आई है बिकॉज ए गेज ब्लैंक एंड पीटीलेस एज द सन। एज एंड लाइक यूज हो जाए और साथ में कंपैरिजन हो जाए, सो सिमली हो जाता है। सिम्बोलिज्म, द बीस्ट सिम्बोलाइजेज अ न्यू ऑमनियस फोर्स एमर्जिंग फ्रॉम कैओस, कि यहाँ अब जो है एक ऐसी फोर्स सामने निकल कर आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ सिम्बोलिज्म भी यूज़ हुआ है। चलिए आगे चलते हैं।
The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. Darkness drops again. इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरा है ना, एक बार के लिए छट जाता है, अंधेरा फिर से छट जाता है। लेकिन अब मुझे पता है कि जो 20 सदियों से, 20 सेंचुरीज से जो पत्थर की नींद में सो रहा है, यानी क्राइस्ट, ठीक है, वो अब क्या है, एक झूलते हुए पालने से, मतलब ये समझ लो, वर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल। रॉकिंग क्रेडल का मतलब झूलता हुआ पालना, झूलते हुए पालने से अब एक बुरे सपने में बदल गया है। यानी मेरे को कहीं लग रहा था कि 20 सेंचुरीज के बाद में क्राइस्ट फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन मेरा जो है ना सपना, वो अब एक बुरे सपने में बदल गया है। कौन आया है दोबारा? द सेकेंड कमिंग कौन है? बीस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन सी निकल के आ रही है। हेयर इज एलिट्रेशन बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड डी, डार्कनेस ड्रॉप्स इसके अंदर आया, तो यहाँ आप एलिट्रेशन कह सकते हैं। मेटाफर यहाँ यूज हुआ है क्योंकि 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, ओके, या मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया लॉन्ग पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी या डोरमेंसी और स्टेबिलिटी, यानी बहुत लंबे टाइम तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। पैराडॉक्स है यहाँ पर, द जक्सटापोजिशन ऑफ स्टोनी स्लीप और रॉकिंग क्रेडल जो है, यहाँ कंट्रास्ट बना रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मतलब कैसे डिस्टर्ब हुआ है सब कुछ। सो हियर इज पैराडॉक्स। नेक्स्ट लाइन पर मूव करते हैं। एंड व्हाट रो बीस्ट, यानी देखो अब ये कह रहा है कि कौन यहाँ पर एक बहुत ही बेकार सा मॉन्स्टर जो है वो दिखाई देने लगा है। इट्स आवर कम्स राउंड एट लास्ट, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या है कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया, आखिरकार वो टाइम आ ही गया कि एक जानवर जो है वो जन्म लेगा क्राइस्ट की जगह। क्राइस्ट के जन्म की जगह यहाँ मेंशन की गई है। क्राइस्ट जो है वो बैथलेहम में जन्म लिए थे, तो कह रहे बैथलेहम की तरफ कोई झुक रहा है जन्म लेने के लिए। वो अब क्राइस्ट नहीं, बल्कि उनकी जगह पर कौन है? वो बीस्ट है जो अब जन्म लेने वाला है। कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोइट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब कोई ऐसी शक्ति जन्म लेगी, ऐसी ताकत जो है वो जन्म लेगी, ऐसा जो समय आ गया है कि वहाँ पर अब जो क्राइस्ट है वो नहीं, बल्कि उनके अपोजिट अब कोई दुनिया के अंदर और भी दिक्कतें पैदा करने वाला कोई बीस्ट जन्म लेगा। यानी अब फिर से वापस से सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जैसा 20 शताब्दियों से चला आ रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब जो है वो आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा होगा। तो ये पोएम की लाइंस जो है उनकी एक्सप्लेनेशन तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम जानेंगे अभी इन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, उसके बाद हमारी पोएम के बारे में। मैंने आपको बताया क्योंकि आप यहीं से स्किप करके निकल जाते हैं कई बार। अभी आगे ना पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पोइट के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ एक रिटोरिकल क्वेश्चन आया है कि द क्वेश्चन इन्वाइट्स द रीडर टू पॉन्डर द नेचर ऑफ द अमर्जिंग फोर्स। रिटोरिकल क्वेश्चन आया है लास्ट में, देखिए यहाँ से सिंबोलिज्म, बिकॉज यहाँ जो बात की गई है, जो अब नया जो इरा आने वाला है वो ट्रबलिंग इरा हो सकता है, तो सिंबोलिज्म भी है, एल्यूजन भी है, क्योंकि उन्होंने लिया है कौन सी जगह का नाम जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर एक एल्यूजन भी यूज़ हुआ है। अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम को हमने पढ़ा है, बेस मैंने आपको बता दिया था पोएम का क्या है, लेकिन बहुत कुछ है पोएम के बारे में जो हमें जानना है। तो देखिए ऑथर है हमारे W.B. यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स, द फुल फॉर्म, आयरिश पोइट है, प्ले राइट है और एक नोबेल ल्यूरेट रहे हैं ये। पोएम की जो फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स। ओके, 22 लाइंस की ये टोटल पोएम है और ये डिवाइडेड है 2 स्टेंजास के अंदर। जो सेकंड स्टेंजा है ना वो 14 लाइन का है, या आप कह सकते हैं जैसे सोनेट की फॉर्म होती है ना उस तरीके से, यानी सोनेट फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड जो स्टेंजा है उसमें 14 लाइंस है। बट टोटल पूरी पोएम की अगर बात की जाए तो उसे आप सोनेट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर 22 लाइन्स है। क्लियर? यहाँ कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई, आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। सेटिंग जो है ना वो क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इरा है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, कितना डिसइल्यूजनमेंट है, कितनी अनसर्टेनिटी है, उसकी बात की गई है। थीम जो है पोएम की वो है फियर ऑफ द अननोन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड केओस। मैसेज क्या है पोएम का? द पोएम सजेस्ट दैट द वर्ल्ड इज अंडर गोइंग अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत गहरा चेंज होने वाला है। द अराइवल ऑफ ए मिस्टीरियस क्रिएचर रिप्लेसेस ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सपेक्टेशन, कि हम
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ रिलीजियस सा कुछ होगा, यानी क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे, बट व्हाट हैपन, अनसर्टेनिटी एंड फियर कैरेक्टराइज द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम यू कैन से, मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम यू कैन से, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं मालूम आने वाले टाइम में। ओके चलिए अब हम जान लेते हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है उनके बारे में, यानी W.B. यीट्स के बारे में। इनका फुल नेम तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, कई बार पूछ लेते हैं। W.B. यीट्स ज़्यादा बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी टीचर्स भी ज़्यादातर बोलते हैं W.B. यीट्स। फुल फॉर्म जो है वो याद होनी चाहिए अपन को। इनका फुल नेम है विलियम बटलर यीट्स। इनका जन्म हुआ था डबलिन में, आयरलैंड में। आयरिश पोइट कहलाते हैं इसीलिए। अलोंग विद लेडी ग्रेगरी ही फाउंडेड द एबे थिएटर, है ना। एबे थिएटर को फाउंड आउट किया था इन्होंने, या आप कह सकते हैं स्टैब्लिश किया था, सर्विंग एज इट्स चीफ ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1923 में। इन्होंने जो पोइट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उसके लिए। यीट्स वाज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल विच सोट टू प्रमोट आयरिश कल्चर, फोकलोर एंड लीजेंड। और इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, क्योंकि जो आयरिश पोइट्री है ना, आयरिश जो लिटरेचर है, उसके रिवाइवल के लिए इनको जाना जाता है। इनके बहुत सारे नोटेबल, मतलब पोएम्स बहुत सारे हैं, बट यहाँ कुछ नोटेबल पोएम्स हैं जिनको यहाँ मेंशन किया है, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ओके चलिए इनकी बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन की। 1865 से 1939 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये पोएम जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Thanks for watching.